हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट लेसन प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज की हमारी टॉपिक होगी दर्पण सूत्र। जो आपका गोलीय दर्पण है, चाहे वह उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी दर्पण हो, उसमें आपके लिए जो आज ये फार्मूला बताया जा रहा है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला एक ही है। और पहले जो आपके इस सत्र से एक दो सत्र पहले तो इसका एक डेरिवेशन हुआ करता था, बट अब वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। सिर्फ इस क्लास में आपको सिर्फ इन सूत्रों की पहचान या इनके प्रतीकों के बारे में बताया गया है और इस डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया गया है। यह फार्मूला कैसे आया, कहाँ से बना, यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। यह आपको अगली कक्षा में 12th की क्लास में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं गोलीय दर्पण में। तो आपको पता है आपका जो गोलीय दर्पण होता है वह मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं, एक अवतल होता है, दूसरा अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ चाहे अवतल दर्पण की बात कर लिया जाए चाहे उत्तल दर्पण की लिए बात करिए, दोनों के लिए सेम कंडीशन रहेगी। अब कहा गया है ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल यू से। ध्रुव से वस्तु की दूरी को किससे व्यक्त करते हैं हम, स्मॉल यू से। और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल वी से। और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से। इन तीनों राशियों के बीच एक संबंध होता है। यह जो तीनों राशियां हैं यू वी तथा एफ, इनमें एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, जिसे निम्न प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं, कहेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो आइए हम इनको एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपका एक दर्पण है, चलिए हम इसको बाहर से पिंड कर देते हैं, तो ये आपका कौन सा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष है, पिछले वीडियो में आपने पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर दर्पण के ठीक मध्य में एक बिंदु है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। सभी दूरियाँ यहीं से क्या की जाती है, नापी जाती है। और आपको पता होगा जो यह गोलीय दर्पण होता है, जिस खोखले गोले का होता है उसका कहीं ना कहीं केंद्र होता होगा। जो उस खोखले गोले का केंद्र होगा वहीं इस दर्पण का भी केंद्र होगा, यानी जिसको मुख्यता केंद्र क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। और इन्हीं दोनों के बीच के ठीक मध्य बिंदु में हमारा क्या पाया जाता है, मुख्य फोकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुख्य फोकस पाया जाता है। जो ये आपका मुख्य फोकस जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एफ से। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल के स्वरूप मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब कोई वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, हम यहाँ ध्रुव से नापेंगे और अभी मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपने पढ़ रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी, स्मॉल यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्मॉल यू कहलाएगा, जो कि आपका यह पहला है। दूसरा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो आप जानते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो कहीं नीचे ही आके बनेगा। चलिए मान लीजिए अगर यहाँ पर बन रहा है, एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तब यह देखिए प्रतिबिंब हो गया, यह ध्रुव है। यहाँ से यहाँ तक की जब हम दूरी नापेंगे क्या मिलेगा, स्मॉल वी मिलेगा, जिससे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे। अब अगला टॉपिक आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिससे हम किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एफ से। तो यह था आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसको और आसानी से हम लोग जब समझेंगे, जब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे, तब इसे आप बहुत ही आसानी से समझेंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे इसका जो रेखीय आवर्धन। तो अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। अभी हमने दर्पण सूत्र देखा, अब उसका नेक्स्ट टॉपिक जो आती है आपकी गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। ये चीज़ इसलिए आपको यह पहले सारी टॉपिक की जो मटेरियल रहता है इसलिए लिख दिया जाता है, ताकि आपकी यह जो वीडियो हो वो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको जो हम बताना चाहते हैं वो आपको बहुत ही कम समय में, ताकि आपका समय भी नुकसान ना हो। और इसको हमने तुरंत लिख कर आपको यह बता देते हैं और समझा देते हैं, ताकि आपके समय की बचत हो। तो चलिए आइए हम देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन क्या होता है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। जबकि दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, जैसे आपका एक फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे। समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे यह एक आपका दर्पण हो गया, तो यह आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ पर कोई वस्तु है और इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। देखिए, इसमें बताया गया है कि जो इसका दोनों लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के लंबवत, तो यह देखिए आपका मुख्य अक्ष हो गया, या तो इसके ऊपर नापा जाए तो इसके नीचे, ये इसकी क्या हो गई? लंबवत हो गए। ये दोनों लंबवत लंबाइयाँ नापी जाती हैं, ठीक है। यानी जो लंबाइयाँ नापी गई किसके? लंबवत, और इसे किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m से। या इसको सीधी सीधी भाषा में कह सकते हैं रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर क्या कह सकते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई। जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई किससे व्यक्त करते हैं? आई मतलब इमेज, और तथा वस्तु की लंबाई यानी इसको व्यक्त करते हैं ओ यानी ओरिजिनल। तो यहाँ पर या तो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पर ये आपका हो गया कि रेखीय आवर्धन बराबर हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे कह सकते हैं, रेखीय आवर्धन, या कह सकते हैं किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को भी क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसमें जो लंबाइयाँ होती हैं, जो उसकी प्रतिबिंब हो की लंबाई हो या तो वस्तु की लंबाई हो, दोनों मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है। कैसे नापी? लंबवत जानते हैं आप लोग ने। जैसे यह कोई रेखा है, यह मुख्य अक्ष हो गया, तो या तो इसके ऊपर ठीक यहाँ पे 90 का कोण बनाते हुए यह लंबवत हो गया, या तो इसके ऊपर नापे या तो इसके नीचे। ऊपर होगा तो आपकी वस्तु होगा, नीचे क्या होगा? प्रतिबिंब होगा, ठीक है। यह दोनों हो गया कि लंबवत नापी जाती है, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और इसका यह हो गया। आगे क्या कहा गया है? आवर्धन m जो वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब v से भी क्या है? संबंधित है। यानी जो रेखीय आवर्धन, अभी तो आपने किसके बारे में देखा था कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में। अब यहाँ जो रेखीय आवर्धन है ये u तथा v से भी संबंधित है। कैसे संबंधित है? तो रेखीय आवर्धन m बराबर -v बटा u। v तो अभी आपने पढ़ा है ना, v जो क्या होता है? वो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, और u जो होता है वस्तु v जो होता है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u जो होता है आपका ध्रुव से वस्तु की दूरी। यानी हम कह सकते हैं रेखीय आवर्धन m बराबर -v बटा u। या तो आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कहीं पर कि I बटा o बराबर -v बटा u। यह भी संबंध इनमें होता है, कहीं कहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब आपको इनमें से कोई 3 चीज़ें पता हो और 2 में से कोई एक मान गायब हो जो आपको ज्ञात करना हो, तो हम इसकी सहायता लेते हैं और यहाँ से हम उस मान को ज्ञात करते हैं। चलिए, यह तो था आपका रेखीय आवर्धन। अब इसी रेखीय आवर्धन से संबंधित कुछ कंडीशन भी हैं। क्या कंडीशन है? कि यदि इस m का मान ऋणात्मक आता है, यानी जो आप रेखीय आवर्धन निकालेंगे, इसका जो भी मान अगर ऋणात्मक आया, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए हम शेष करते हैं, इसकी कितना है? -5 ही आ गया। चलो, अगर ये -5 आ गया, अगर इसका जो m का मान -5 ही आ गया, तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। वास्तविक कैसा होगा? मतलब कि प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा, और वो भी दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन कि यदि m का मान धनात्मक हो, यानी यह जो m का मान आएगा यह कैसा हो? धनात्मक हो। जब यह m का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, यानी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। और यह तो हम इसको क्या कर सकते हैं? आभास कर सकते हैं कि यह दर्पण कहीं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहीं जाकर अवश्य बन रहा होगा। अच्छा, अगला टॉपिक जो आपका है, यदि I बराबर O, I बराबर O का मतलब समझ रहे हैं
यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई हो वस्तु की लंबाई के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि प्रतिबिंब और वस्तु की दोनों की लंबाई अगर बराबर होगी तो m का मान कितना आएगा, क्योंकि 1 से 1 कट गई तो m का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। यानी तब यह कह सकते हैं कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई अगर दोनों बराबर हैं तो रेखीय आवर्धन कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अगली कंडीशन चौथा जो दिया गया है, यदि I यानी प्रतिबिंब बड़ा हो किससे, वस्तु की लंबाई से। देखिए जिधर की तरफ यह मुंह खुला होता है वह वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए I की तरफ मुंह खुला हुआ तो यानी I बड़ा होगा किसकी अपेक्षा, O यानी वस्तु की लंबाई की अपेक्षा। यानी प्रतिबिंब बड़ा होगा और वस्तु छोटा होगा तो m का जो मान आएगा वह 1 से छोटा आएगा। वह 1 से कैसे क्या आएगा, छोटा। देखिए सॉरी, जो 1 से बड़ा आएगा। यार देखिए m इधर की मुँह तरफ खुला हुआ है ना, इसका मतलब 1 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। यानी I की वैल्यू अगर O की अपेक्षा अधिक है तो प्रतिबिंब का जो रेखीय आवर्धन आएगा वह 1 से क्या आएगा, अधिक आएगा। जब 1 से अधिक आएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। इसी के अपोजिट चलते हैं, यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा तो जो रेखीय आवर्धन m है उसका जो मान आएगा 1 से कम आएगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा। अगला है छठा कि यदि m का जो मान आए वो पॉजिटिव आए, पॉजिटिव मतलब धनात्मक आएगा, और वो भी m का मान 1 से छोटा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो दर्पण कैसा होगा, उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। यदि m का मान पॉजिटिव आए और पॉजिटिव मतलब धनात्मक आए और m की जो वैल्यू 1 से बड़ी हो तो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। यदि अगला टॉपिक है, यदि m का मान नेगेटिव आए, ऋणात्मक आए तो वह दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। तो देखिए यह कंडीशन आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके विकल्प में इसमें क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। तो एक बार फिर से समझ सकते हैं हम लोग, यदि m का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर m का मान धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। ये दो टॉपिक तो क्लियर हो गई आपकी। अगला तीसरी टॉपिक है, यदि I और O के दोनों मान बराबर हो जाएं। अगर I यानी प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की लंबाइयाँ बराबर होगी तो रेखीय आवर्धन कितना आएगा, 1 आएगा। अगला है कि यदि I का मान O से बड़ा हो, I का मान O से क्या हो, बड़ा हो। I मतलब प्रतिबिंब, I मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब और मतलब वस्तु। प्रतिबिंब जो हो अगर वस्तु से बड़ा है तो जो उसके आवर्धन आएगा वह 1 से क्या आएगा, अधिक आएगा। 1 से क्या आएगा, अधिक आएगा। जब 1 से अधिक आएगा तो जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से बड़ा बनेगा। जस्ट इसी के अपोजिट जब हम चलते हैं, यदि जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बन रहा है तो m का जो मान आएगा 1 से कम आएगा और जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यदि m का मान पॉजिटिव आए और फिर भी m का मान 1 से कम हो, देखिए 1 से क्या हो, कम हो, तो कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। और यहाँ पर यदि m का मान धनात्मक आए और 1 से क्या आए, अधिक आए, तो कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। यदि m का मान निगेटिव आए तो दर्पण कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो यह तो थी आपका। देखिए अगर इसमें देखिए दोनों समझने का प्रयास करिएगा, इसमें और इसमें जो आना चाहिए मान, देखिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटा आना चाहिए, लेकिन वह कैसा होना चाहिए, धनात्मक होगा, तभी वह उत्तल दर्पण होगा। अगर वह ऋणात्मक हो गया तो वह कैसा दर्पण हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो यह तो थे आपका दर्पण द्वारा जो रेखीय आवर्धन था। तो ये चीज़ हमने पढ़े। अब इसको आप वीडियो को रोक कर सभी टॉपिक को इसको नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इस पर न्यूमेरिकल भी लगते हैं। और साथ ही यह आपका प्रकाश का परावर्तन समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझाने में अगर हम आपको सक्षम हुए हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।